आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पहुंचे सोनीपत। अनुराग ढांडा ने कहा, हम किसानों की मांगों के साथ है। बीजेपी देश में लोकतंत्र की बजाय तानाशाही से सरकार चलाना चाहती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिसको भी ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी अकेले हरियाणा में चुनाव लड़के चुनाव जीत सकती है, उनको 2014 और 2019 के नतीजे को देखना चाहिए। पार्टी को बाप बेटे की हार से सबक लेना चाहिए। अकेले में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं। साथ बर्ताव कर रही है, उसको लेकर के हरियाणा के हर हिस्से में चिंता है। लोगों के मन में इस बात को लेकर दुख है, व्यथा है कि हमारे जो किसान साथी हैं उनके ऊपर पैलेट गन से हमला किया जा रहा है, रबड़ बुलेट चलाई जा रही हैं, एक्सपायर्ड डेट के आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनके ऊपर, और हर वो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जो दुश्मनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे किसानों के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर के हरियाणा में भी लगभग हर हिस्से में या तो कार्यकर्ताओं से मेरी बात होती है या मैं 2-3 दिन से जो घूम रहा हूँ हरियाणा में, जबरदस्त गुस्सा हरियाणा के अंदर भी इस बात को लेकर पनप रहा है कि किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो अमानवीय व्यवहार है। अब नई तैयारी देखने को मिली है कि शंभू बॉर्डर पे एक मशीन तैनात की गई है जिसको साउंड कैनन कहते हैं। 160 डीबी की साउंड वो प्रोड्यूस करती है जो कि इंसानों के कान के लिए खतरनाक है, बहरापन आ सकता है जिससे। उस मशीन को हमारे किसानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। चाइना बॉर्डर पे भी जिस मशीन को इस्तेमाल नहीं करते, उस मशीन को हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। और किसानों की मांग क्या है, मैं स्पष्ट तौर पे आपको ये बताना चाहूँ। आपने पिछले कई दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के, केंद्र स्तर के नेताओं के कई ऐसे बयान सुने होंगे कि किसान दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं, इसलिए हम उनको रोक रहे हैं। किसानों का संवैधानिक अधिकार है कि अगर वो दिल्ली में आके धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(b) में लिखा है कि शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको संवैधानिक अधिकार है। रामलीला मैदान में आज तक कितने आंदोलन हुए, कितने अनशन हुए। जिस अनशन से, जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली, अन्ना आंदोलन, वो भी रामलीला मैदान में चला था और इतने दिनों तक चला था और लाखों लोग उसमें पहुंचते थे, तो क्या दिक्कत थी। उसके बाद ओपीएस कर्मचारियों की एक बड़ी रैली अभी कुछ दिन पहले वहां पे हुई थी, तो क्या दिक्कत है। अलग अलग वर्ग के, समाज के अलग अलग हिस्सों के बहुत सारे लोग समय समय पे रामलीला मैदान में अपने आंदोलन और रैलियां करते रहे, उसमें किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज अचानक से जब किसानों ने रामलीला मैदान मांगा कि उनको वहां प्रदर्शन करना है, उनको वो अनुमति नहीं दी गई। और जब वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, कोई किसानों की कॉल नहीं थी कि वो हरियाणा में कोई रास्ता जाम करेंगे, हरियाणा में किसी तरह का कोई प्रदर्शन करेंगे। वो सिर्फ देश का नागरिक होने के नाते इस रास्ते का इस्तेमाल करके दिल्ली की तरफ जा रहे थे। हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(d) में लिखा है कि पूरे देश में स्वतंत्र तरीके से कोई भी नागरिक कहीं भी आवाजाही कर सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है। तो ये दूसरा मौलिक अधिकार जिसका हनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और हरियाणा से उनकी आवाजाही को बाधित किया। मैंने एक हास्यास्पद बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री का सुना जिसमें वो कह रहे थे कि ट्रैक्टर लेके किसान क्यों जाना चाहते हैं, बस में या ट्रेन में चले जाएं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप अपना 50-50 गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चलते हैं। हरियाणा रोडवेज की बस हरियाणा के हर हिस्से में जाती है, आप उसमें बैठ के ट्रेवल क्यों नहीं करते। तो क्या है, अब ये मुख्यमंत्री तय करेंगे कि किसको क्या पहनना है, किसको क्या खाना है, किसको किस वाहन से चलना है। इस पे उनका कोई अधिकार नहीं है। स्वतंत्र है कोई भी व्यक्ति कि वो क्या पहनना चाहता है, कहाँ आना जाना चाहता है, किस वाहन से चलना चाहता है। किसान स्कूटर से जाएं, साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, ट्रैक्टर से जाएं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। और दोगली बातें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से करती है, उसका एक उदाहरण ये भी है कि तमिलनाडु से जो किसान ट्रेन में बैठ के आ रहे थे, इन्हीं के हिसाब से मान लिया जाए अगर, तो ट्रेन में बैठ के जो किसान आ रहे थे उनको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के द्वारा ही सोते हुए ट्रेन में से घसीट करके निकाला गया और उनको वहां जेलों में बंद कर दिया गया। यानी ये सब बहानेबाजी है। इनकी नीयत किसानों के खिलाफ है, इनकी नीयत किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देने की नहीं है, इसलिए इनके ऊपर ज्यादतियां की जा रही हैं। इसलिए एक बार फिर से वो दौर शुरू हो गया जिसमें किसानों को बदनाम करने का सिलसिला चल रहा है। अलग अलग तरीके से अफवाहें उनके खिलाफ उड़ाई जा रही हैं। क्या मांग रहे हैं किसान, इस पे एक बार हमें सोचना चाहिए।
किसान वही एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं जो मोदी जी केंद्र की सत्ता में आने से पहले खुद मांगा करते थे, जो मोदी जी ने बाकायदा एक रिपोर्ट बना के उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दी थी कि ये लागू होना चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, C2+50% का फॉर्मूला लागू होना चाहिए, ये उनका कहना है। और क्यों मांग रहे हैं किसान C2+50 का फॉर्मूला, इसको भी हमें समझना चाहिए कि जब तक ये मुद्दा समझ में नहीं आएगा तब तक अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा। C2+50 फॉर्मूले के हिसाब से अगर आज के दिन में देखें तो गेहूं का प्रति क्विंटल दाम जो किसान को मिलना चाहिए वो 3150 रुपए बनता है, लेकिन आज के दिन में किसानों को गेहूं का क्या मिलता है, या तो 2100 रुपए मिलता है या 2125 2150 रुपए तक मिलता है मैक्सिमम। तो इसका मतलब 1000 रुपए प्रति क्विंटल किसान को ना देना पड़े, सिर्फ इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, सुनियोजित तरीके से साजिश करके उनके आंदोलन को खत्म करना चाहती है। ये एक साजिश है। अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो मोदी जी अपने बिजनेसमैन दोस्तों का करीब करीब 13-14 लाख करोड़ रुपया माफ कर चुके हैं पिछले 10 सालों के दौरान, लेकिन किसानों का अगर 26 करोड़ किसानों का पूरे देश में मिला लिया जाए तो मैक्सिमम जो कर्जा है वो 4 लाख करोड़ का है। वो कर्जा माफ नहीं कर सकते किसान का, लेकिन 14 लाख करोड़ रुपए 13 लाख करोड़ रुपए अपने बिजनेसमैन दोस्तों का माफ कर सकते हैं। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो अब देश के सामने स्पष्ट हो गया है, देश इसको देख रहा है। और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होना चाहिए, जहां एक तरफ बातचीत की नौटंकी चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा, वहीं पर दूसरी तरफ आप कैनन चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों के ऊपर। अगर आपको बातचीत के जरिए समाधान की गुंजाइश नजर आती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाकई बातचीत को लेकर के सीरियस थी, तो फिर सीमेंट की दीवारें क्यों खड़ी कर दी सारे बॉर्डर्स के ऊपर हरियाणा और पंजाब के बीच में? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता है कि वो किसानों की कोई मांग नहीं मानेंगे, किसानों के साथ बातचीत विफल होगी, ये भारतीय जनता पार्टी पहले से जानती है। इसलिए उन्होंने पहले ही सीमेंटेड दीवारें हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे खड़ी कर दी। ये संविधान का उल्लंघन है, ये तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम है भारतीय जनता पार्टी के। पूरे देश के लोग इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इसका माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में मिलेगा। आपके कोई सवाल है तो आप पार्टी ने पूरा प्रोग्राम सुनियोजित किया है, अमृतसर क्यों नहीं रोका, और हम बातचीत के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसान आम आदमी पार्टी के बहकावे में आ गए पंजाब के, और इसलिए बात को सही मुद्दे पर नहीं आने दे रहे। आम आदमी पार्टी पर ही दोष मढ़ रही है सर बीजेपी। हम तो स्वीकार करते हैं इस बात को। आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है, उनके हर मुद्दे के समर्थन में खड़ी है। हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने किसानों के ऊपर लाठियां नहीं चला सकती। आम आदमी पार्टी की सरकार अपने किसानों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी की सरकार अपने स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत नहीं दे सकती। अगर ये कसूर है आम आदमी पार्टी का, तो ये कसूर हम बार बार करेंगे, करते रहेंगे। हमें इस बात का गर्व है कि अन्नदाता की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ खड़ी है। अगर सारे कामों का दोष आम आदमी पार्टी पे ही मढ़ना है, मैं हमेशा सुनता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री या बीजेपी के हरियाणा के नेता वो कहते हैं कि ये क्लर्कों का आंदोलन हुआ तो बोले आम आदमी पार्टी ने करा दिया, फिर उसके बाद ये ओपीएस का आंदोलन चला, बोले आम आदमी पार्टी वाले भड़का रहे हैं, किसानों का हुआ तो बोले आम आदमी पार्टी। अगर सब कुछ आम आदमी पार्टी कर रही है हरियाणा के अंदर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। छोड़ दीजिए, जब प्रदेश हम ही चला रहे हैं तो हम ही चला लेंगे, आप क्यों बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर? इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पे भी राजनीति करना चाहती है, ना कि संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ उनके मुद्दों पे अगर विचार करें। आप खुद देखिए, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का क्या मतलब हुआ? स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का मतलब हुआ कि सरकार उनके योगदान का सम्मान करती है। क्या योगदान है स्वामीनाथन जी का कि उनकी स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी दुनिया में जाना जाता है कि किसानों को लागत C2+50 फॉर्मूले के तहत रेट तय होना चाहिए, उनकी फसल का MSP तय होना चाहिए। अब आप स्वामीनाथन जी को तो भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट जिसके लिए वो विख्यात हैं, जिसके लिए किसानों के बीच में जाने जाते हैं, वो C2+50 फॉर्मूला आप लागू नहीं करना चाहते। आप चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन जिन किसानों के लिए वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, उन किसानों के ऊपर आप पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन किसानों के ऊपर आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उन किसानों के ऊपर आप रबड़ बुलेट चला रहे हैं। एक एक किसान में 32 जगह पे छेद हुए हैं। इस तरीके से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया है। ये अमानवीय है। भारत के इतिहास में शायद इससे पहले अपने ही किसानों के ऊपर कभी इस तरीके का अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ।
ढांडा जी, जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी की सरकार है और दिल्ली में सरकार है, लेकिन बावजूद इसके जब एसवाइएल के पानी की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुद्दा जो है भटक जाता है कि हरियाणा जो उसके हक का पानी है वो नहीं मिल पाता। क्या वजह रहती है कि किस कारण से ऐसा रहता है? क्योंकि जब आंदोलन होता है तो पंजाब हरियाणा का भाई बन जाता है, तो ऐसे कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। पंजाब हरियाणा का भाई था, है और रहेगा। पिछले 57 सालों से जिन पार्टियों ने इन दोनों भाइयों को लड़ाने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि 57 साल में कितनी बार ऐसे मौके आए कि कांग्रेस पार्टी की तीनों जगह सरकार रही, पंजाब में, केंद्र में और हरियाणा के अंदर। क्यों इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया, जबकि एक कमरे में बैठ के, उस एक ही पार्टी के नेता थे, एक कमरे में बैठ के समाधान हो सकता था। 2016 समेत 2 बार ऐसा मौका आया जब केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अकालियों के साथ समर्थन में सरकार थी। क्यों फैसला उस वक्त पे नहीं किया गया? प्रधानमंत्री यही थे, बीजेपी की सरकार यही थी। क्यों फैसला नहीं हुआ 2016 के अंदर? सब एक कमरे में बैठ के फैसला कर लेते, तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार थी, मान्य होता वो फैसला हर जगह पर। क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब ये भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। जैसे अब हरियाणा और पंजाब के बीच में बॉर्डर क्रिएट कर दिया, दरार क्रिएट कर दी, दीवार क्रिएट कर दी, वैसे ही दीवार बना के रखना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि 2019 के अंदर प्रधानमंत्री जी इलेक्शन रैली में हरियाणा में आए थे, तब उन्होंने अपनी जुबान से कहा था, आप निकाल के देखिएगा उनका बयान। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो देश का पूरा तंत्र बोलता है, पूरा देश बोलता है, पूरी ब्यूरोक्रेसी बोलती है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70 साल से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान के हक का पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है। उन्होंने कहा था मोदी इस पानी को रोकेगा और हरियाणा के किसान को, पंजाब के किसान को, राजस्थान के किसान को देगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, 5 साल बीत गए उस बात को, उनके उस बयान को, क्या कहीं पर एक ईंट भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर रखी गई? क्या उस पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान, जो दुश्मन देश है, वहां पे पानी बह के जा रहा है, लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों को, भाई भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है उस पानी के लिए? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान का एक बूंद पानी भी रोक के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान को क्यों नहीं दिया गया? अगर आप ऐसी पार्टियों से कोई सवाल इस मुद्दे पे नहीं करते जो 57 साल से सत्ता के अंदर है, जिनको बार बार मौके मिले, और एक ऐसी पार्टी से हरियाणा में यह सवाल पूछा जाता है जिनका एक दिन की सरकार भी आज तक हरियाणा के अंदर नहीं रही, आम आदमी पार्टी की, तो मुझे लगता है ये राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित होता है। आम आदमी पार्टी को जिस दिन मौका मिला, कभी पंजाब, हरियाणा, केंद्र में जिस दिन भी हमारी सरकार हुई, हम ऐसे मुद्दों का समाधान करने में समय नहीं लगाते। हम गूढ़ मुद्दों का भी परमानेंट समाधान करने की काबिलियत रखते हैं। बीजेपी एक बार फिर 400 पार का नारा दे रही है। जल शक्ति मंत्रालय के अंदर दोनों प्रशासनिक मुद्दे होते हैं। मैं इसके ऊपर भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहता कि क्यों हरियाणा उधर पानी देगा और क्यों नहीं देगा। ये सब गूढ़ प्रशासनिक मुद्दे हैं, और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये सारे लोग भारत के लोग हैं। कोई भी भाई प्यासा क्यों रहना चाहिए? आम आदमी पार्टी इस तरीके से इस मुद्दे को सोचती है। जहां पानी को, जहां डिवीजन किया जा सकता है, जहां उसको पहुंचाया जा सकता है, उसको पहुंचाया जाना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि हरियाणा के अंदर ही, चलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने हक की लड़ाई, वो तो लड़ते रहेंगे, और उसके ऊपर भी एक दिन आएगा जब आम आदमी पार्टी की तीनों जगह सरकार होगी तो समाधान भी होगा। लेकिन मैं आज की सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि हरियाणा का जिस बेल्ट में हम बैठे हैं, रोहतक और सोनीपत में, ज्यादातर जगहों पे जमीनें पानी के अंदर डूबी रहती हैं, चोआ आ जाता है जगह जगह पे। 1/3 जमीन ऐसी है, अगर आप नंबर्स में देखें, जिसपे खेती नहीं हो सकती पानी खड़ा होने की वजह से। और इसी तरह से 1/3 हरियाणा ऐसा है जहां पे पानी की कमी है। क्या ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हरियाणा के अंदर ही जो मुमकिन है, एक जगह से दूसरी जगह पे, क्या इसके ऊपर आज तक कभी कोई विचार किया गया? कभी इस पे एक पैसे का कोई खर्चा किया गया? कभी कोई प्रोजेक्ट इसके लिए बनाया गया? क्या आप सारा दिमाग, सारा पैसा सिर्फ इसी बात पे लगाते हैं कि कैसे एक दूसरे से लड़वाते रहें भाई भाई को, और कैसे पंजाब, हरियाणा के बीच में दरार पैदा करते रहें? एक बार फिर बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है कि लोकसभा में जिस प्रकार से है 400 पार जाएंगे, और क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 75 पार, आई थी उनकी 40। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 53% बनता है लगभग। तो 53% का रेशो ले लीजिए, उन्हीं की अपनी जुबान में कह रहे हैं 400। तो अगर 200 पार कर जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये अपने आप में उनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ये नंबर बनता है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 200 की संख्या भी पार कर पाएगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। जो अन्नदाता के ऊपर अन्याय, अत्याचार करता है, उसको देश के लोग पसंद नहीं करते। सर, इंडिया गठबंधन में आप अब सोलो जाने की है बात कर रही है हमारी पार्टी पंजाब में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आम आदमी पार्टी
इंडिया गठबंधन के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है। हमने बार बार ये कहा कि अगर इकट्ठे मिलकर एक साझा रणनीति के तहत ये लड़ाई लड़ी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन किस लिए बना था? वो गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी को हरा के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। और जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? समय पे कैंडिडेट अनाउंस करके अपनी तैयारी ग्राउंड के ऊपर करनी पड़ती है। उन बातचीत में इतनी देर की जा रही है, इतनी देर लगाई जा रही है आपस में बातचीत को फाइनल करने में कि कैंडिडेट को डिक्लेयर करने का समय निकला जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से ये रिक्वेस्ट भी किया कि कुछ जगहों पे हमने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, उनको इंडिया गठबंधन मानेगा, हम ऐसी बात मानते हैं। और कुछ नेता जानबूझ करके, हरियाणा के कुछ नेता जानबूझ करके इस गठबंधन को होने नहीं देना चाहते। कांग्रेस के अंदर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं ऐसे नेता जो हरियाणा के अंदर इस गठबंधन को नहीं होने देना चाहते। क्योंकि अगर ऐसे नेता पुराना रिकॉर्ड देखें कांग्रेस का, तो 2014 और 2019 के अंदर बाप बेटा भी हार गए थे और सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। अकेले कांग्रेस हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे अगर ये मुकाबला लड़ा जाए तो बीजेपी को हरियाणा में हराया जा सकता है। पंजाब में क्यों सोलो जा रहे हो फिर सर आप? दोनों पार्टियों की आपसी राय मशवरे से, दोनों पार्टियों की सहमति से ये बहुत स्पष्ट, जब संदीप पाठक जी ने, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी बहुत स्पष्ट किया। दोनों पार्टियों का ये राय थी कि वहां पर चूंकि पक्ष में भी हम है, सरकार में भी हम है और विपक्ष भी हम है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग चुनाव वहां पर लड़ना चाहिए। ये आपसी सहमति से तय हुआ है। इसमें किसी तरीके का कोई डिवीजन नहीं है कि उनका विचार अलग था, हमारा अलग था। ये आपसी सहमति से तय हुआ है। हरियाणा में कि आम आदमी पार्टी बहुत पॉजिटिव है इंडिया गठबंधन को लेके, क्योंकि ये समय की डिमांड है। मैंने आपको पिछले फैक्ट्स बता के भी ये बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 30% का वोट डिफरेंस है, 28-30% का। किसी भी हालत में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अकेले मुकाबला हरियाणा में नहीं कर पाएगी। कांग्रेस का इस वक्त नेतृत्व में जिस तरीके का टकराव है, जमीन पर उनका संगठन जिस तरीके से कमजोर है, वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। हम बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस वक्त एक मजबूत संगठन हरियाणा के अंदर है और मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी में देश के लोग एक बड़ा नेतृत्व देख रहे हैं आने वाले समय में। हरियाणा का बेटा होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी में हरियाणा के लोग एक नई उम्मीद देखते हैं। उनके प्रति भावनात्मक तौर से भी जुड़े हुए हैं हरियाणा के लोग। इसलिए इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। समय की मांग लेकिन यह है कि तुरंत सीटों पर फैसला करके सीट्स को डिक्लेयर किया जाए, कैंडिडेट डिक्लेयर किए जाएं और जमीन पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए उतरा जाए। अगर समय व्यर्थ करेगी कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल, तो फिर आम आदमी पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। हम धीरे धीरे करके अपनी सीटों के ऊपर फैसला कर रहे हैं, हम उनको डिक्लेयर कर रहे हैं। अब तक कितनी सीटों पर फैसला कर चुके हैं? अभी तक हमने गुजरात में 2 सीटें अनाउंस की हैं, असम के अंदर 3 सीटें हमने अनाउंस की हैं और 1 सीट हमने साउथ गोवा के अंदर अनाउंस की है। जो तकनीकी रूप से जो हमको बिल्कुल सही लगता है कि जहां जितनी सीटों का रेशियो आम आदमी पार्टी का बनता है, उसी ब्रैकेट के अंदर रह करके अभी तक हमने अपनी सीटें अनाउंस की हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन की तीसरे दौर की जैसे ही बातचीत हो तो उसमें इंडिया गठबंधन हमारे इस निर्णय का सम्मान करेगा, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए समय पे कैंडिडेट अनाउंस करना बहुत जरूरी है। और इसका सम्मान करते हुए बाकी सीटों के बारे में मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं। अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी के नोटिस है, वो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी कह रही है पाक साफ होते तो ईडी के सामने पेश होते, जांच में सहयोग करते, लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होती हुई बीजेपी नजर आ रही है। जैसे मैं आपसे ही पूछूं, मान लो कि कल चेन्नई से पुलिस थाने से आपके पास एक फोन आ जाए कि जी आप आ जाओ, तो आप पूछोगे कि भाई क्यों बुला रहे हो? तो अरविंद केजरीवाल जी को जब कहा गया कि आप आइए, सम्मन भेजा गया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने यही कहा कि इस सम्मन में लिखा नहीं हुआ है कि आप क्यों बुला रहे हो। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते बुला रहे हो या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते बुला रहे हो? आप आरोपी के तौर पे बुला रहे हो या गवाह के तौर पे बुला रहे हो? हमने बार बार रिपीटेड तरीके से ईडी से ये सवाल पूछा, ईडी इन सवालों का जवाब देने में नाकाम रही। तो इनकी एब्सेंस में, इन फैक्ट्स की एब्सेंस में ये सारे सम्मन गैर कानूनी है। एफआईआर में कहीं अरविंद जी का नाम नहीं है, कहीं अभी तक उनका इस सिलसिले में कोई जुड़ाव नहीं है, किसी तरीके की कोई बात इस तरीके की आई नहीं है। ऐसे में ये सारे गैर संवैधानिक इलीगल समन्स हैं। अगर कोई लीगल समन दिया जाएगा, सीबीआई ने समन भेजा था, अरविंद केजरीवाल जी गए भी थे, पूछताछ में शामिल हुए थे,
ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना है। वो किसी भी तरीके से अनाप शनाप तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डालना चाहते हैं। अगर कोई एजेंट भारतीय जनता पार्टी का अगर एजेंट बन के, कोई दलाल बन के कोई एजेंसी अगर नोटिस भेजेगी तो हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है उसको फॉलो करने की। अगर कोई लीगल नोटिस भेजा जाएगा तो हम उसका जवाब देंगे। कोर्ट में मामला चल रहा है, मुझे लगता है इससे ज्यादा इस पर कमेंट हमें नहीं करना चाहिए। चलो।